जलियांवाले बाग हत्याकांड के 102 वर्ष पर मैं एक वीडियो बना रहा हूं जलियांवाले बाग हत्याकांड पर। ये अप्रैल का महीना बहुत फेमस महीना है। 11 अप्रैल को महात्मा फूले का जन्मदिन था, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। लेकिन इन दोनों जन्मदिनों के बीच में एक ऐसी घटना घटती है 20वीं शताब्दी की, जब 1919 में 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो भारत के लोगों को झकझोर देता है। आज जानते हैं जलियांवाले बाग हत्याकांड कैसे हुई। जरा ध्यान दीजिए, जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों की मदद की। यहाँ तक कि जब 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं तो लोगों से कहते हैं कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हुई है। गांधी को कई उपनामों से संबोधित किया गया, कोई कहा गांधी दलाल हैं, लेकिन गांधी को ये उम्मीद थी, भारतीयों को उम्मीद थी कि प्रथम विश्व जब समाप्त होगा तो अंग्रेज हमें रियायत देंगे। फिर से समझिए, लगभग 47,000 भारतीय लोग अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए, जो विदेशों में जाकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करते हैं। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त होता है तो अंग्रेजों ने भारतीयों की कोई मदद नहीं की। इसी को देखते हुए बहुत से क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरोध गतिविधियां शुरू हो गई। उसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट के एक जज थे, जिनका नाम था सिडनी रॉलेट, उन्हीं के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे बोला गया रॉलेट एक्ट। अब जरा ध्यान दीजिए, रॉलेट एक्ट का गठन सिडनी रॉलेट, जो हाई कोर्ट के जज थे, उनके नेतृत्व में 10 दिसंबर 1917 को गठित हुआ। 10 सितंबर 1917 को गठित हुआ। किस लिए गठित किया गया? क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। किसके लिए? क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, आयोग बनाया गया। 18 मार्च 1918 को रिपोर्ट पास होता है। 15 अप्रैल 1918 को रिपोर्ट पूरी तरह से सार्वजनिक हो जाता है। लेकिन इसे भारतीयों ने क्या कहा? काला कानून कहा। इसे भारतीयों ने काला कानून कहा, और ये भी कहा कि यह एक ऐसा कानून है, न इसका कोई वकील हो सकता है, न कोई इसका अपील हो सकता है या दलील हो सकता है, न कोई अपील हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जेल में रखा जा सकता है। यह एक्ट लाने का उद्देश्य था कि जो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसको रोकने का उपाय था। लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया। उसी समय 3 भारतीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजरूल हक, इस कानून का विरोध करते हैं और केंद्रीय व्यवस्थापिका से इस्तीफा दे देते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कौन कौन विरोध करता है? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरूल हक ने इस कानून का विरोध करते हैं और अपने पदों से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी 1919 तक एक पॉपुलर नेता बन चुके थे, क्योंकि उससे पहले 1917 के चंपारण में उनको महात्मा की उपाधि मिल चुकी थी। पूरा भारत उनको जानने लगा था। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल करते हैं, जिसे कहा गया सत्याग्रह सभा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब में पड़ता है। 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी पंजाब जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पलवल के पास, जो आज हरियाणा में पड़ता है, पलवल के पास गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गांधी को गिरफ्तार किया गया और उनको बम्बई भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? बम्बई भेज दिया गया। पंजाब का जो उप गवर्नर था, जिसका नाम था जनरल ओडायर, पंजाब का उप गवर्नर जनरल ओडायर पूरे पंजाब में आतंक का राज बना दिया। इसी को देखते हुए 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के दिन 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के दिन हिंदू और मुसलमानों का एक संयुक्त रूप से एक जुलूस निकाला जाता है।
हिंदू और मुसलमानों का संयुक्त रूप से एक जुलूस निकल जाता है जिसके दो नेता फेमस थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था किचलू। इन दोनों नेताओं के रूप में, लेकिन इन्हीं दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अमृतसर से उनको निर्वासित कर दिया गया। अमृतसर में जब इन दोनों नेताओं को निर्वासित कर दिया गया तो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन बहुत से लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे। लगभग 5000 लोग थे और उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। याद रखिए 1699 में 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन सभी लोगों को इकट्ठा करके और कहा था कि सिख धर्म का प्रसार किया जाए। लेकिन इसी बैसाखी के दिन जब 13 अप्रैल 1919 को सभी लोग, कुछ छुट्टी का भी दिन था, छुट्टी का दिन होने का उद्देश्य क्या था कि बैसाखी के दिन पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। और कुछ लोग घूमने के उद्देश्य से गए और जलियांवाला बाग के आसपास चारों तरफ घर बने हुए थे, जिसके नाते केवल आने का एक ही रास्ता था, निकलने का एक ही रास्ता था। जब सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, अपने दो नेताओं को छुड़वाने की मांग हुई। एक का नाम था सत्यपाल और दूसरे का नाम था किचलू। उसी समय रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरीडायर 150 सैनिकों के साथ पहुंचता है। 150 सैनिकों के पास पहुंचता, बिना सूचना दिए 1690 राउंड गोली चलवा देता है, जिसमें 1000 लोग मारे गए। उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड या सर की उपाधि को वापस कर दिया। और उस समय जो भारत का वायसराय था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जिसके गवर्नर कारकानी के एक सदस्य सर शंकर नायर, जिन्होंने गवर्नर के कारकानी परिषद से इस्तीफा दे दिया। एग्जाम में पूछा जाता कौन दिया? सर शंकर नायर ने। 1 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति का गठन किया गया। अंग्रेजों ने 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन बनाया। इसलिए बनाया कि भारत में विरोध ज़्यादा हो रहा, लेकिन इंग्लैंड के दोनों हाउसों में एक ने प्रशंसा की, एक ने आलोचना की। जब हंटर कमीशन बनाया जाता है, किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, जिसके सदस्य थे जस्टिस सर जॉर्ज रैंकिंग, WF राइस, सर जॉर्ज बैरो, सर थॉमस स्मिथ, और उसमें 3 भारतीय सदस्य थे। टोटल सदस्यों की संख्या 8 थी, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थी। जो 5 अंग्रेज थे उनका नाम है लॉर्ड हंटर, जस्टिस सर जॉर्ज रैंकिंग, WF राइस, सर जॉर्ज बैरो, सर थॉमस स्मिथ, और भारतीय जो थे चिमनलाल सीतलवाड़ थे, साहबजादा सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे। मार्च 1920 में जब रिपोर्ट आती है, उससे पहले अंग्रेजों ने एक बिल पारित किया जिसे बोला गया इंडेमेंटी बिल। इस इंडेमेंटी बिल के तहत जनरल डायर को माफ कर दिया गया और यह कहा गया कि जनरल डायर ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। लेकिन जब ये रिपोर्ट आती है और यहां पर भारतीय नेताओं ने, महात्मा गांधी ने ये मांग करते हैं, ये मांग की जाती है कि जो लोग मारे गए हैं उनके घर वालों को लिए कुछ न कुछ दिया जाए। लेकिन कहा जाता है कि एक ऐसा हत्या हुआ जिसे कहा गया जानबूझकर की गई हत्या, और जहां पर बच्चों से लेकर बूढ़े तक भी मारे गए। लेकिन फिर ध्यान दीजिए, कांग्रेस के नेतृत्व में एक और कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नेतृत्व किया मदन मोहन मालवीय ने। उसके जो सदस्य थे उसमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्बास तैयब जी, CR दास, पुपुल जयकर थे। इन लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा दोषारोपण कौन था? जनरल डायर। उसी समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज बनता है और यह कहा जाता है अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, 21 वर्ष के बाद उधम सिंह
जो उस जलियांवाले बाग हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी था। एग्जाम में पूछ सकता है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? उधम सिंह। यही उधम सिंह, इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी से उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन में उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को 21 साल के बाद रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के काक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मार दी। माइकल ओडायर जो पंजाब का गवर्नर जनरल था, उसको गोली मारा किसने? उधम सिंह ने 21 साल के बाद। और जलियांवाले बाग हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? उधम सिंह। इसी उधम सिंह ने जब इनको गोली मारते हैं, 2 गोली मारता उसी हाल में, और किसी की हत्या नहीं करते, केवल माइकल ओडायर को मारते। जब उनको गिरफ्तार किया जाता है और 31 जुलाई 1940 को पेंटन विले जेल में 31 जुलाई 1940 को पेंटन विले जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। उधम सिंह को फांसी दे दी गई। जलियांवाले बाग का जो नेतृत्व करने वाला माइकल ओडायर था, उसकी हत्या किसने किया? उधम सिंह ने। लेकिन जो गोली चलाया था एडवर्ड हैरी डायर, उसकी 1927 में खुद ही मृत्यु हो जाती है।